एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो ये वीडियो मेरी जेईई 2027 वाली जो ऑडियंस है, जो मुझे खुद भी नहीं भनक थी कि इतने बच्चे जेई 2027 वाले हमारी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी जिसमें मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और ये बता दो भैया, मैं 10th में हूँ वो बता दो, और कैसे क्या करना है करके। और एक पोस्ट मैंने डाली थी तो उस पर बहुत सारे रिप्लाईज आए कि भैया जेई 2027 के लेके स्ट्रैटेजी और ये और वो। मजे की बात ये है कि हमारे मेल तक भी तुम लोग पहुँच गए हो और हमें मेल्स आए। इस वीडियो में हम 2 मेल्स लिए हैं मैंने ऐसे। तो एक फाइनल एक बढ़िया सा प्लानर, कुछ बातें जेई 2027 मतलब आने वाले 2 साल में जेई जो बच्चे तैयारी करने वाले हो, शुरुआत से जो लोग शुरू करने वाले हो, उनको मेरा वार्म वेलकम टू द जेईई रेस। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं ये मेल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जेई 2027 का प्लानर स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हैं, एकदम रोड मैप नहीं है। 2 साल को मैं समझता हूँ कि 2 साल को एकदम पूरे उसमें बता देना इज़ नॉट फीजिबल कि हर एक दिन का रोड मैप बना दो। नहीं, मैं बता दूँ रोड मैप या स्ट्रैटेजी होती क्या है। तुम लोगों को भी यही कंसेप्ट नहीं पता होगा। कोई भी रोड मैप या स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बताई जाती है कि तुम्हें कुछ बातें बता देते हैं एक टाइम फ्रेम को पकड़ के, और उस टाइम फ्रेम में अगर तुम वो पर्टिकुलर बातें फॉलो करो तो एक अच्छा खासा चांस है कि एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाए, बहुत अच्छा उसमें इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो आने वाले 2 सालों में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे एक्शनेबल टिप्स मैं हमेशा अपने वीडियोज़ कोशिश करता हूं जो नए बच्चे देख रहे हैं कि कुछ एक्शनेबल, कुछ नई बातें मैं तुम लोगों को बता सकूं। तो उसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं तुम्हारे लिए। सबसे पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। आई एम, नाम हमने हटा दिया है, आई एम फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा एंड आई एम इन 10th क्लास राइट नाउ। आई वाज ड्रीमिंग टू गेट इनटू एन आईआईटी फॉर माय फ्यूचर स्टडीज। वेरी वेल, आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर जेईई 2027। आई हैव डन few starting chapters of PCM. few starting chapters of PCM. I am seeking for some tips and guidance regarding preparation to get under 100 rank. Very nice. Please suggest me some books for PCM and some YouTube channels. Some people are saying to focus on both while others are saying that I am late as to get good rank. One should start preparation from 8th standard. Okay, very nice. Fine. ठीक है, एक काम करेंगे क्या, ये तो बहुत इलेबोरेट हो जाएगा। तो PCM के लिए कुछ किताबें, ये दोनों ही मैं इस मेल से नोट करके रख ले रहा हूँ, और कुछ YouTube चैनल्स, तो दोनों मैं नोट करके रख रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमको कि अलग से वीडियोस बना के चैनल पे आएंगे। हो सकता है अभी तक आ ही गए हो, मतलब अभी शूट नहीं हुए हैं एज ऑफ नाउ। हो सकता है वीडियो आगे स्केड्यूल हो, वो पीछे स्केड्यूल हो, जो भी है, बट तुम्हें मैं वादा कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियोस आ रहे होंगे चैनल पे। ठीक है, तो इसी के साथ जेईई 27 ईयर ऑफ 27 बैच ऑफ 27 का प्लानर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तुमने सवाल पूछा कि क्या 8वें स्टैंडर्ड से पढ़ना ज़रूरी है जेईई क्रैक करने के लिए, तो मेरा जवाब है बहुत ही बड़ा नो, और एक साथ में सैड वाला ओ। देखो, ये ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे ऐसे जेईई के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं, सब कहीं ना कहीं मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ, मैं इस बात को कम्प्लीटली मान रहा हूँ। वो ना कहीं एक डर मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू गाइस। तुम अब इस रेट्स में आने वाले हो, तुम्हें आगे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 8वीं क्लास से पढ़ना पड़ेगा, 6ठी क्लास से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इस चैनल पे भी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं उनके, कि उन्होंने 11वीं 12वीं पढ़ाई करी, स्कूल के साथ पढ़ाई करी, और वो बहुत बड़े बड़े IITs, बहुत अच्छे NITs और बहुत अच्छे GFTIs में बैठे हैं। ठीक है, मैंने खुद भी 11वीं 12वीं में पूरी स्कूल के साथ सिर्फ 11वीं 12वीं जेईई की कोचिंग करी थी, और मैं तुमको अपनी हकीकत बताऊं, मैंने तो पूरी 11वीं बर्बाद भी थी। तुम्हारे पास तो अभी वो समय भी बचा है। मेरे से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तुम ला सकते हो। जो AIR 100 का तुम्हारा टारगेट है वो बहुत आसानी से मुकम्मल कर सकते हो, इसलिए अभी से इस बात को परेशान नहीं होना। तुम एकदम ऑन ट्रैक हो, कोई भी दिक्कत वाली, मजबूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपने जेईई प्रिपरेशन को शुरुआत ही एक नेगेटिव नोट पर हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब आने वाली इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या क्या बातें बताने वाला हूँ उस पर एक जिस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले जेईई एडवांस को टारगेट कैसे करना है, क्यों करना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी ओवर द 2 पीरियड ऑफ 2 ईयर्स कैसे बनाई जाए। कोचिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जेईई क्रैक करने के लिए जो एक वर्ड तुम्हें 2 साल चलाना है उस पर बात करेंगे। लास्ट में दूसरे मेल से कुछ डाउट्स उठाएंगे NCERT पे, जेईई से रिलेटेड, डमी स्कूल से रिलेटेड, और यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, मॉड्यूल से रिलेटेड भी। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहला मैं जैसा कहूँगा टारगेट जेईई एडवांस। तुम लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस का टारगेट लेकर आए भी हो, तुम पे अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम पे जितना तुम्हें लग रहा है कि 8वीं से कर पढ़ना चाहिए था वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। 2 ईयर्स मेरे मानने में इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर टू क्रैक द जेईई एग्जाम। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, तो उसको मैं समझता हूँ तुम लोग एक्सक्यूज़ करोगे। तुम्हारे लिए बाकायदा पूरी वीडियो बनाई है मेल से, तो मतलब इतना तो तुम एक्सक्यूज़ कर ही सकते हो। ठीक है, यू शुड एम फॉर नथिंग बट द बेस्ट। इस समय तुम्हारे पास सारी पॉसिबिलिटी है कि तुम सबसे अच्छा IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, जो भी तुम्हें चाहिए वो एम कर सकते हो। जैसा मैंने अभी कहा,
प्लीज़ डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड और डिमोटिवेटेड बाय एनीथिंग और एनीवन। पूरे 2 साल में और अभी भी खासकर, सॉरी स्टाइलिश थोड़ा दगा दे रहा है, हाँ, पूरे 2 साल में और अभी भी खासकर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो तुम्हें बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हें बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें पीछे खींचेंगे, ये होगा वो होगा, 8वीं से स्टार्ट नहीं किया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने डमी नहीं लिया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम रेगुलर स्कूल में जा रहे हो, ऐसी बहुत सारी बातें ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स चलती रहेंगी। किसी से भी डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी से भी इंटिमिडेट नहीं होना है। अगर तुम टियर 2 टियर 3 सिटी में हो, ऑनलाइन इतने तगड़े रिसोर्सेज हैं। अब पहले बच्चे इंटिमिडेट होते थे कि अरे जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है रह गया, जो बम्बई में पढ़ रहा है, जो कोटा में जाके जो पढ़ रहा है वो एडवांटेज पे है। अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, वो पुराना डेटा हो चुका है। नए ज़माने में ऐसा कुछ भी अब आगे वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को कमतर नहीं समझना है। एक चीज़ जो तुमने देखी होगी, बहुत इस बात पे मीम्स बनते रहते हैं, और वो कि बच्चों का ना एम ऐसे जाता है, 2 साल की शुरुआत में वो एम करते हैं IIT बॉम्बे, फिर उसके बाद 5 महीने बीतने के बाद उनका एम जाता है लोअर IIT, 1 साल बना होने के बाद उन्हें लगता है यार टॉप NIT मिल जाए तो ही चल जाएगा, और 5 महीने बीतने के बाद नॉर्मल NIT, और लास्ट में उन्हें होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। भैया हमारा तो बस एक प्राइवेट कॉलेज में हमारे पिताजी की 20-20, 25-25 लाख रुपए हमें नहीं गंवाने, बस ये मिल जाए, हमारा काम उसी में बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ना इंसान की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो मैंने शुरुआत, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो बैठ के, मैं एकदम मोटिवेट कर रहा हूँ कि किसी से डिमोटिवेट नहीं होना, किसी से कुछ नहीं होना। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें लग रही है, लेकिन तुम रियलाइज कर रहे हो ये मोमेंटम 2 साल बना रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या करना है, अपने को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एब्सोल्युटली डोंट लेट एनी बैकलॉग्स टू फॉर्म। तुमने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां मैं खुद बोलता हूँ 11th वेस्टेड, 12th में ये करो, हाफ 11th वेस्टेड, आगे ये करो, 11th पूरी बर्बाद है तो 12वीं ऐसे करो, 12वीं बर्बाद है तो ये चैप्टर्स करो। ये सब वीडियोस उन बच्चों के लिए होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। खुद मैं बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बोलता हूँ कि तुम कर लोगे, बिल्कुल बोलते हो, लेकिन ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी है? वो कोई फेवरेबल सिचुएशन थोड़ी है कि तुम्हारी 11वीं आधी बर्बाद है। ऐसी नौबत नहीं आने देनी है, वो एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। कैसे बैकलॉग्स को रिमूव करना है, कैसे नहीं बनने देना, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। एक टाइम फ्रेम पकड़ लो, तुमने एक टाइम फ्रेम पकड़ लिया 1 वीक। अब तुम हर हफ्ते टू हफ्ता चेक करते रहो इस फ्रीक्वेंसी में कि क्या हफ्ते 1 के बाद मेरा कोई बैकलॉग है। अगर है तो संडे को इमीडिएटली उसको निपटा लो। हफ्ते 2 के बाद चेक करो, हफ्ते 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद। बच्चे क्या करते हैं, एक बैकलॉग को कैरी करते चले जाते हैं, सोचते हैं यहाँ छोड़ दूंगा, नहीं हो पाता, फिर करते चले गए, यहाँ छोड़ दूंगा, नहीं हो पाता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ एक और जुड़ गया, इसके साथ एक और जुड़ गया, एक और, ये इतना बड़ा गट्ठा बन जाता है बैकलॉग का, और वो अंत में कवर नहीं हो पाता। इसलिए बैकलॉग छोटा बनता जाए, छोटा निपटाते जाओ। बैकलॉग एक बहुत ही इंपेरेटिव पार्ट है तुम्हारी जर्नी का, बनता ही, सबका बनता है। कभी ना कभी तबीयत खराब होगी, भगवान ना करे हो, बट हो जाती है। कभी ना कभी कुछ दिक्कत आएगी, कभी ना कभी तो ना पढ़ने का मन करेगा। 2 साल के अक्रॉस परफेक्टली किसी की जर्नी नहीं जाती, लेकिन टाइम टू टाइम उसको रेक्टिफाई करते रहना है, टाइम टू टाइम उसको करेक्ट करते रहना है, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, कोचिंग्स डू हेल्प। बहुत सारे बच्चे इस समय तो एक एम्बिग्विटी में हो गए कि यार कोचिंग ज्वाइन करें भैया, ना करें, कौन सी करें, करना है तो। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कोचिंग्स पे भी अगर एक डीप वो तुम लोग चाहते हो तो उस पर भी एक वीडियो कर लेंगे। जैसा मैं अपने कैमरा पे देख पा रहा हूँ, 9 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं इस वीडियो को, और 3 पॉइंट ही कवर हुए हैं, तो वीडियो थोड़े लंबे रहेंगे, बट मैं डीप रिसर्च और तुम लोगों से बात करना चाहता हूं, तो अलग वीडियो कर लेंगे उसके लिए पूरी, ठीक है। तो कोचिंग्स डू हेल्प। कोचिंग का फायदा क्या रहता है, वो तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे देते हैं और एक शेड्यूल दे देते हैं। फ्रेमवर्क ऐसे कि तुम्हें 2 साल का पूरा एक प्लानर बना के दे देते हैं, पहले 4 महीने ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो एक तुम्हें पढ़ाई का फ्रेमवर्क और एक शेड्यूल तुम्हारे पास आ जाता है। हफ्ते का टाइम टेबल के हिसाब से सारी कोचिंग चलती है। इस चैप्टर के बाद ये, इस चैप्टर के बाद ये, इस चैप्टर के बाद ये, पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो तुमसे फायदे में रहते हो। हैप्पीजार्ड मैनर में पढ़ना, इधर उधर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, वो थोड़ा सा फायदा नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद DPPs और मॉड्यूल्स जो तुम्हें कोचिंग में मिलते हैं, दीज आर अ प्लस। DPPs तो खासकर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। मॉड्यूल्स को अगर तुम रेफरेंस बुक्स लगा लो तो इसका काम हो जाता है, बट DPPs टॉपिक वाइज बहुत बड़ा इनका प्लस रहता है। ऑल्सो इनमें तुम्हें गाइडेंस भी मिलती है। हम अब गाइडेंस का ऐसा सीन है कि पहले सिर्फ टीचर्स के गाइडेंस के लिए रहते थे, अब हम जैसे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग गाइडेंस देने के लिए यूट्यूब पे हैं, और वो भी फ्री में। मेंटोरशिप्स भी मैं देखता हूँ कुछ जगह बहुत महंगी है, 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार, बट हम भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ भैया लोगों को हम भी देखते हैं कि वो भी ऐसे 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, हम खुद अभी 150 रुपये कुछ पे हैं, तो इतना में भी तुम्हें मेंटोरशिप भी मिल जाती है। वरना फ्री में तो ये वीडियो तुम देख ही रहे हो, पूरी रिसर्च करके मैं लिख के लाया हूँ। तो मेंटोरशिप गाइडेंस की अब इतनी दिक्कत नहीं रहती, बट स्टिल जो टीचर पढ़ा रहा है बहुत सारे बच्चों को, उसने मुझसे ज़्यादा ही दुनिया देखी है, ज़्यादा ही बच्चे देखे हैं, तो वो भी कोचिंग में कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प होती है, ठीक है।
फाइनल चीज़ जो बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का इस समय, क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं निकलता? मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मिथ है, मुझे नहीं लगता। अब वो समय चला गया। शुरुआत में होता था कि बच्चे जो AIR 1, AIR 100, AIR 1000 होते थे वो सिर्फ बड़ी बड़ी कोचिंग से निकला करते थे। अब ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन कौन निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आगे अगली वाली स्लाइड में चल ही लेते हैं, फिर उससे बात करते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, बहुत बड़ा ही लिख दिया। सिलेक्शन कैसे होगा? तुम्हारे डिसिप्लिन से। और जैसा मैं तुम्हें पिछली स्लाइड में बता रहा था, notes, DPPs, teachers, coachings, these play only a 20 to 30% role in your JEE prep. Stylus जी हाँ, these play only a 20 to 30% role in your JEE prep. सिलेक्शन सिर्फ तुम अपना निकलवा सकते हो, तुम और तुम्हारा डिसिप्लिन। पूरे 2 साल जितनी पढ़ाई तुम करोगे, जितना डिलीजेंटली अपने स्केड्यूल को फॉलो करोगे, अपने कोचिंग्स को फॉलो करोगे, यूट्यूब से पढ़ना है तो भी अपने लिए एक फ्रेमवर्क बना लो। यूट्यूब से जितना ढंग से पढ़ोगे, जहाँ से जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना डिलीजेंटली पढ़ाई करोगे, बिना बैकलॉग्स बने, उतना ही ज़्यादा तुम अपना सिलेक्शन इंश्योर करोगे। नोट्स, DPPs ये सब बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं, मेरी इस बात को समझ के चलना। सेल्फ स्टडी बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, बट बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। नोट्स, DPP मॉड्यूल 90% बच्चों के पास है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ टॉप 10% का होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़ाई करते हैं। तो तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। और प्रीवियस स्लाइड पे जो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि अब ऑनलाइन से भी जो बच्चा, ऑनलाइन पे जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, DPPs हो रहे हैं, उन सब का अगर ढंग से यूटिलाइजेशन कर ले तो ऑनलाइन से भी सिलेक्शन बहुत आसानी से फोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं, शायद आखिरी होगी, हाँ आखिरी स्लाइड। ये कुछ मेरे हिसाब से पॉइंटर्स थे। एक और मेल आई थी, वो भी पढ़ देता हूँ और मैं इसमें कुछ जेनरिक डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। हेलो सीनियर्स, मैं 10th में हूँ, 11th में डमी लेने वाला हूँ, प्लीज़ क्लियर माई डाउट्स, प्लीज़ टेल प्लीज़। ओके, NCERT मतलब स्कूल का भी पढ़ाएंगे? येस, NCERT का जनरली मतलब यही होता है कि तुम्हारा बेसिक बोर्ड्स लेवल, अब तुम बड़े हो गए हो तो स्कूल लेवल कुछ नहीं बनता है, बोर्ड्स लेवल कहते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिक बोर्ड्स लेवल पे पढ़ाई जाती है चीज़ें। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि NCERT का मतलब सिर्फ बोर्ड लेवल पे पढ़ाया जाए। NCERT का ना एक NCERT का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। पेन ज़्यादा मोटा हो गया। NCERT का मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स वो तुम्हारा NCERT वाला फॉलो करेंगे जिस ऑर्डर में NCERT में दिया है। बोर्ड का पेपर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे कोचिंग वाले इंश्योर कर सकेंगे कि तुम बोर्ड में 100 में 100 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि बोर्ड का पेपर सब्जेक्टिव लिखना होता है। NCERT पढ़ाएंगे मतलब NCERT में जो थ्योरी दी है वो क्लियर करेंगे। तो डू नॉट कन्फ्यूज इट कि स्कूल की पढ़ाई तुम्हारी कोचिंग से पूरी हो जाएगी, ऐसा जनरली नहीं होता है। स्कूल में सब्जेक्टिव लेवल पे पढ़ाया जाता है, बोर्ड की राइटिंग के लिए पढ़ाया जाता है, कोचिंग्स में ऑब्जेक्टिव JEE निकालने के लिए जो पढ़ाई होती है वो कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, मैं डमी स्कूल कैसे लूँ, मुझे कुछ प्रोसीजर नहीं पता। ठीक है, डमी स्कूल लेने का सबसे ईजी प्रोसीजर जो आज की डेट में होता है, किसी भी बड़ी कोचिंग के पास चले जाओ, कोचिंग्स का टाई अप रहता है तुम्हारे स्कूल्स के साथ। ठीक है, और स्कूल्स का टाई अप रहता है तुम्हारे बोर्ड के साथ। तो कोचिंग वाले ही तुम्हें डमी स्कूल साथ में करवा देते हैं, इनके थ्रू ही तुम डमी स्कूल ले सकते हो। डमी स्कूल जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत नए बच्चे हो, तो डमी स्कूल ये होता है कि आप स्कूल नहीं जाते हो, घर पे ही रहते हो, सिर्फ कोचिंग की क्लास अटेंड करते हो, कोचिंग अटेंड करते हो, पूरा समय कोचिंग में ही, हॉस्टल वगैरह में रहते हो या घर पास से तो घर में रहते हो। स्कूल में सिर्फ पेपर से देने जाते हो, पेपर टू पेपर, या प्रैक्टिकल देने जाते हो, या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाते हो, मतलब जो काम घर से नहीं हो सकता। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस अटेंड करने स्कूल में नहीं जाना होता है। जनरली स्कूल्स के टाई अप होते हैं कोचिंग वालों के साथ, तो अटेंडेंस की परेशानी आप लोगों को नहीं दी जाती है। ऐसा डमी स्कूल का कंसेप्ट होता है। ठीक है, और उसी स्कूल से आप बोर्ड का फॉर्म भर के फिर बोर्ड का पेपर दे देते हो। इसके बाद मॉड्यूल कहाँ का लूँ बेस्ट सिलेक्शन के लिए? ठीक है, मॉड्यूल पे इस पे मॉड्यूल कहाँ का लूँ बेस्ट सिलेक्शन के लिए? देखो, मॉड्यूल जो है मैं कहूँगा किसी भी बड़ी कोचिंग का उठा सकते हो। बड़ी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, सेकंड हैंड किताबें में मिलती है, नहीं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन साइट्स में मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। मैंने जो मॉड्यूल्स कुछ खुद जो पढ़े हैं, मुझे एलन के मॉड्यूल्स काफ़ी पसंद है, मैं कई बार बच्चों को रिकमेंड करता रहता हूँ। बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके टीचर्स ने बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हैं, तो उसमें सवाल जो है एकदम बेहतरीन लेवल के और एकदम इजी लेवल के, सारा एक स्पेक्ट्रम दिया होता है। तो बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल ले लो, एलन के ले सकते हो, रेजोनेंस के ले सकते हो। इसके अलावा कुछ एडटेक के मॉड्यूल्स भी नए बन रहे हैं। नए एडटेक के मॉड्यूल्स थोड़े कम लोग प्रेफर कर रहे हैं आजकल, बट मेरे हिसाब से नए पैटर्न पे जो सवाल हैं वो उसमें बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एलन, रेजोनेंस और तुम्हारा फिटजी, विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे, उसके मॉड्यूल जिस तरीके से बनाए हुए हैं ना, वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विद्या मंदिर के भी तुम मॉड्यूल्स कंसिडर कर सकते हो। किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल ले लो, उसमें बहुत अंतर नहीं होता है। सारे कोचिंग, बड़े कोचिंग के मॉड्यूल्स जो बहुत समय से चली आ रही हैं, उनके मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मॉड्यूल ले लो, नहीं अगर मिल रहा है तो रेफरेंस बुक्स भी ले सकते हो। रेफरेंस बुक्स और मॉड्यूल्स का लेवल कहीं ना कहीं सेम होता है। रेफरेंस बुक्स तुमने नाम सुना होगा, उनको कहते हैं HC वर्मा, RD शर्मा, इस तरीके की जो किताबें हैं। ठीक है,
अगला डाउट, मेरा जेई का सेंटर कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा, एंड पेपर में रफ कॉपी ले जानी होती है क्या? अरे भाई ये अभी से इसका कोई मतलब नहीं है। जेई का सेंटर तुम्हें पता चलता है 2 साल बाद पता चलेगा, पेपर से कुछ 10-15 दिन पहले तुम्हें पता चल जाता है। उसको एडवांस सिटी इंटीमेशन कहते हैं। तो वहाँ पर तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारा पेपर कहाँ होगा। पेपर में रफ कॉपी नहीं ले जानी होती है अपनी, वहाँ पर ही पेपर में तुम्हें जब जाते हो तो मेन्स के पेपर में तुम्हें कोरे कागज़ का एक वो दे देते हैं सेट, स्टेपल मारा होता है उन्होंने, और खाली कागज़ होते हैं, और उसमें ना तुम्हें एडवाइस होता है, वो तुम्हें उस समय बता देंगे यार क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे डिवाइड करके पूरे उसमें सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो, तो वो देते हो। जेई एडवांस में भी एक बुकलेट दी होती है तुम्हें, उसमें जेई एडवांस का प्रॉपर नाम वगैरह लिखा होता है, और उस बुकलेट में तुम पूरे सवाल वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा रहता है, ठीक है, अपना कुछ नहीं ले जा सकते। क्या बैच पीडब्ल्यू ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होता है? ये मैंने सारा अभी कवर कर दिया। अगर तुमको खुद चाह होगी तो बिल्कुल होता है सिलेक्शन। जेई का फॉर्म कहाँ से भरते हैं एंड क्या क्या चाहिए होता है, प्लीज़ टेल प्लीज़। देखो जेई का फॉर्म जो भरना होता है ना, एनटीए की साइट होती है, एनटीए की साइट पे 1 साल नहीं, मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं है, बट अभी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अगर 2027 में पेपर है तो वो फॉर्म जो है वो जनवरी 2026 में, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है यार, मुझे पता करना पड़ेगा, बट कुछ 6-7 महीने पहले ही निकल जाता है फॉर्म। अभी से इसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे फॉर्म निकलने में भी 1.5 साल है, और उस समय जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे मैं बता दूंगा। अगर तुम किसी कास्ट के हो तो अपने कास्ट का सर्टिफिकेट जो एक सरकार बना के देती है उसको ज़रूर बनवा के रख लेना, वो अटैच होता है। जनरल वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तुम्हारी बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, आधार कार्ड हो गया, 10वीं की मार्कशीट मांगते हैं, तुम्हारी 12वीं की मार्कशीट शायद नहीं मांगते क्योंकि तब तक आई नहीं होती, रजिस्ट्रेशन में नहीं मांगते, वो कॉलेज में मांगते हैं। हाँ, 10वीं की मार्कशीट मांगते हैं, कितने नंबर आए थे, क्या हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, वो तुम कहोगे तो उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट अभी उन पॉइंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव सारी बातें मैंने कुछ बताई, इन बातों को तुम फॉलो करोगे, थोड़ी थोड़ी तुम लोगों की मदद हुई होगी। इसके अलावा आने वाले समय में, अब यहाँ से मैंने तुम्हें 3 प्रोमिसेस करके जा रहा हूँ। पहला तो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स पे मैं तुमको वीडियो, या तो अब मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो शेड्यूल में कब जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है इसके बाद मैं यूट्यूब चैनल्स का शूट करूं और पहले अपलोड हो जाए, ठीक है, तो देख लेना। यूट्यूब चैनल्स का एक वीडियो बनाना है, एक बुक्स का, बेस्ट बुक्स जो है उनका एक वीडियो बनाना है, और मुझे लग रहा है कि एक, हाँ, इस पे बाद में, खैर इस पे बाद में बना देंगे, ये जो पॉइंट है ना जेई का, हाँ एक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का वीडियो बनाना है, ठीक है। तो और ऐसे नहीं कि ऐसे यहाँ पे फ्री में काम नहीं होता, बिल्कुल वीडियो भी तुम फ्री में देख लो, मैं बना भी सब फ्री में दूँ, ऐसे थोड़ी। कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट में बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया इनके वीडियोस बना दो, किसी को चाहिए ही नहीं हुए तो मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है। बाकी अब तुम नई इस जेई जर्नी में आ गए हो तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मज़ा आएगा। ये 2 साल तुम्हारी लाइफ के ट्रांसफॉर्मिंग ईयर्स होने वाले हैं, और अगर इसमें अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आगे के 4 साल तुम्हारी लाइफ बनाने वाले ईयर्स बन जाएंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अब 27 वाले हो तो जेई मैथ्स को सब्सक्राइब करके रख लो, तुम्हारा हम भी साथ देने लगेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।